क्या आप जानते हैं कि नेपाल की राजधानी काठमांडू कभी एक झील हुआ करती थी? यहाँ कुत्तों की पूजा होती है और जीवित लड़कियों को देवी का रूप माना जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस देश की सीमाएं उन इलाकों से लगती हैं जो कभी भारत का हिस्सा थे। लेकिन क्या नेपाल वाकई सिर्फ हिमालय और शांति का देश है, या इसके पीछे कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आपको चौंका सकते हैं? वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे नेपाल से जुड़ी वो सच्चाई जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। नेपाल को अक्सर हिमालय का घर कहा जाता है, लेकिन इसकी असलियत सिर्फ ऊंचे पहाड़ों तक सीमित नहीं है। क्या आपको पता है कि दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पर्वतों में से 8 नेपाल में स्थित हैं? इनमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोत्से और मकालू जैसी बेहद खतरनाक और बर्फ से ढकी चोटियां शामिल हैं, जिनकी ऊंचाई मानव कल्पना से भी परे है। लेकिन नेपाल सिर्फ ऊंचाइयों का देश नहीं है, यह विरोधाभासों की भूमि है। इसके दक्षिणी तराई इलाकों में इतनी गर्मी और नमी होती है कि वहां घने जंगल और जंगली जानवरों का साम्राज्य है। हाथी, बाघ और यहां तक कि एक सींग वाले गैंडे भी पाए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर इसके उत्तरी हिमालयी इलाकों में इतनी भीषण ठंड पड़ती है कि पानी तक जम जाता है और सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ मौसम इतना अप्रत्याशित है कि कभी भी बर्फीले तूफान आ सकते हैं, जो कई बार पर्वतारोहियों की जान तक ले लेते हैं। ऑक्सीजन की कमी, गहरी बर्फीली दरारें और -40 डिग्री तक गिरता तापमान यहाँ सामान्य बात है। जब लोग कहते हैं कि नेपाल स्वर्ग है, तो शायद उन्हें यह भी समझना चाहिए कि इस स्वर्ग में प्रकृति हर कदम पर आपकी परीक्षा लेती है। नेपाल एक ऐसा देश है जहां एक ओर है प्राकृतिक सुंदरता, तो दूसरी ओर हैं रहस्य और कठिनाइयां जिन्हें हर कोई देख नहीं पाता। अब सोचिए, अगर काठमांडू एक झील होता तो क्या होता? काठमांडू घाटी को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित है। इसके अनुसार यह पूरा इलाका एक समय में एक विशाल झील हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म के महान संत मंजुश्री जब इस क्षेत्र में आए तो उन्होंने उस झील के बीचों बीच खिले एक कमल के फूल में बोधिसत्व यानी ज्ञान का प्रतीक देखा, लेकिन वो फूल विशाल झील के मध्य में था। तब मंजुश्री ने अपनी तलवार से चौबार की पहाड़ियों को काटकर झील का पानी बहा दिया, जिससे यह क्षेत्र सूख गया और काठमांडू नाम की बस्ती अस्तित्व में आई। आज काठमांडू नेपाल की राजधानी है, इसका राजनीतिक और सांस्कृतिक हृदय स्थल। अब कल्पना कीजिए, अगर यह झील बनी रहती तो राजधानी शायद पोखरा, विराटनगर या जनकपुर जैसे समतल इलाकों में होती। पर्यटन का रूप भी पूरी तरह बदल जाता। मंदिरों और मठों की जगह हाउस बोट, वाटर टैक्सी, फ्लोटिंग मठ, बोटिंग और कयाकिंग जैसी चीजें मुख्य आकर्षण बनती। शायद इसे हिमालयन वेनिस कहा जाता। पशुपतिनाथ, स्वयंभूनाथ और पाटन दरबार जैसे प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल पानी में डूब जाते। उनकी जगह जल पर तैरते नए धार्मिक स्थल बनते और यह इलाका पुरातत्व के नजरिए से एक रहस्यमयी स्थल बन जाता। यहाँ की जलवायु में अधिक नमी होती, तापमान ठंडा रहता और खेती के लिए उपलब्ध भूमि सीमित होती। यहाँ के लोग मछली पालन, नाव परिवहन और झील आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर होते। नेपाल का इतिहास और राजनीति शायद एक अलग दिशा में विकसित होती। तो अगर काठमांडू वाकई एक झील बना रहता तो आज का नेपाल अपनी संस्कृति, नक्शे और पहचान में बिल्कुल अलग दिखता। अब बात करते हैं, क्या नेपाल और भारत के बीच सिर्फ दोस्ती है या इसके पीछे कुछ और भी है? भारत और नेपाल के रिश्ते सदियों पुराने हैं, जो सांस्कृतिक, धार्मिक और पारिवारिक जुड़ाव से भरे हुए हैं। दोनों देशों की खुली सीमाएं और रोटी बेटी के रिश्ते इन संबंधों की गहराई को दर्शाते हैं। लेकिन 2020 में जब नेपाल ने लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपने नक्शे में शामिल किया तो विवाद शुरू हो गया। भारत ने इस कदम को पूरी तरह खारिज कर दिया। साथ ही नेपाल के चीन के साथ बढ़ते रिश्ते और BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में उसकी भागीदारी ने भारत की चिंता और भी बढ़ा दी है। तो सवाल उठता है, क्या नेपाल वास्तव में भारत से दूर हो रहा है या यह सब सिर्फ राजनीति का हिस्सा है? अब बात करते हैं दीपावली की।
भारत में जहां दीपावली लक्ष्मी माता की पूजा और धन समृद्धि के स्वागत के लिए मनाई जाती है, वहीं पड़ोसी देश नेपाल में यह पर्व एक अलग ही रंग और रूप में नजर आता है। नेपाल में इसे कुकुर त्योहार कहा जाता है, जो वहां मनाए जाने वाले 5 दिवसीय तिहार पर्व का दूसरा दिन होता है। इस दिन कुत्तों की पूजा की जाती है। लोग कुत्तों के माथे पर टिका लगाते हैं, गले में गेंदे की फूलों की माला पहनाते हैं और उन्हें स्वादिष्ट खाना खिलाते हैं। चाहे वे पालतू कुत्ते हों या आवारा, सभी को सम्मान और प्रेम दिया जाता है। इसके पीछे एक गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कुत्ते यमराज के दूत माने जाते हैं। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि कुत्ता मृत्यु के देवता यमराज के साथ रहता है और आत्मा को यमलोक तक पहुंचाने में मार्गदर्शक होता है। इसीलिए उन्हें सम्मान देना आत्मा की रक्षा और शांति के लिए आवश्यक समझा जाता है। अब बात करते हैं नेपाल की एक बेहद अनोखी और रहस्यमयी परंपरा की, कुमारी प्रथा की। यह परंपरा एक जीवित देवी को मान्यता देती है। एक छोटी बच्ची को, जो शारीरिक और मानसिक रूप से विशुद्ध मानी जाती है, तलेजू देवी का अवतार माना जाता है और जब तक उसे मासिक धर्म शुरू नहीं होता, वह कुमारी कहलाती है। कुमारी बनने के लिए कई कठोर मापदंड होते हैं। उसके दांत टूटे नहीं होने चाहिए, शरीर पर कोई निशान नहीं होना चाहिए और उसमें साहस, ध्यान और आत्मनियंत्रण जैसे गुण होने चाहिए। चुनी गई कुमारी को उसके परिवार से अलग काठमांडू के कुमारी घर में रखा जाता है, जहां उसका जीवन पूरी तरह देवी जैसा होता है। वह सोने के सिंहासन पर बैठती है, आम लोगों को दर्शन देती है, लोग उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और त्योहारों में उसे शाही जुलूसों में शामिल किया जाता है। लेकिन यह जीवन सिर्फ तब तक रहता है जब तक वह लड़की शारीरिक रूप से शुद्ध मानी जाती है। जैसे ही मासिक धर्म शुरू होता है, उसे देवी के रूप से हटा दिया जाता है और एक नई कुमारी की खोज शुरू होती है। अब सवाल यह उठता है कि उस लड़की का जीवन इसके बाद कैसा होता है। हकीकत यह है कि कुमारी का जीवन जब सामान्य बनता है तो यह बदलाव बेहद कठिन होता है। कई पूर्व कुमारियों ने बताया है कि उन्हें समाज में घुलने मिलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वे स्कूल की पढ़ाई से दूर रह जाती हैं, सामान्य बच्चों जैसा जीवन नहीं जी पाती और सामाजिक मेलजोल की कमी उन्हें अकेलापन महसूस कराती है। हाल ही में रश्मिला शाक्य नाम की एक पूर्व कुमारी ने अपनी आत्मकथा फ्रॉम गॉडेस टू मॉर्टल में लिखा कि कैसे कुमारी बनने के बाद उनकी पढ़ाई रुक गई थी और देवी न रहने के बाद उन्हें सामान्य दुनिया में लौटने में कितना संघर्ष करना पड़ा। स्कूल में एडजस्ट करने से लेकर दोस्त बनाने और सामाजिक व्यवहार को समझने तक उन्हें कई साल लग गए। नेपाल एक छोटा सा पहाड़ी देश है, लेकिन सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के मामले में यह किसी महाद्वीप से कम नहीं है। यहाँ 123 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से कई भाषाएं इतनी स्थानीय हैं कि वो केवल एक घाटी या गांव तक सीमित हैं। इसकी वजह है नेपाल की भौगोलिक बनावट, ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियां, जिन्होंने विभिन्न जनजातियों को सदियों तक अलग अलग रखा। इसके कारण हर समुदाय ने अपनी अलग भाषा, संस्कृति और पहचान बनाए रखी है। जैसे लिम्बू, नेवार, थारू, मगर, राय और तमांग जनजातियों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। 2021 की जनगणना के अनुसार नेपाली सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जिसे लगभग 45% लोग बोलते हैं, लेकिन बाकी 55% लोग किसी न किसी स्थानीय भाषा का उपयोग करते हैं। ये भाषाएं केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति, त्योहार, गीत और कहानियों में रची बसी विरासत हैं। यही विविधता नेपाल को खास बनाती है। नेपाल के भीतर ऐसे कई रहस्यमयी रत्न छिपे हुए हैं, जिनके बारे में आम पर्यटक भी नहीं जानते। जैसे महेंद्र गुफा, जो सिर्फ एक गुफा नहीं बल्कि एक रहस्यमयी अनुभव है। यह पोखरा के पास स्थित है और इसकी गहराई व अंधकार इतना रहस्यमय है कि लोग अंदर जाने से पहले भगवान का नाम लेते हैं। अंदर चूना पत्थर की अद्भुत आकृतियां और गूंज इसे अलौकिक अनुभव बना देती हैं। वहीं लुम्बिनी, जिसे भगवान बुद्ध की जन्मस्थली माना जाता है, आज भी खुदाई में ऐसे पुरावशेष निकाल रही है जो 2600 साल पुरानी सभ्यता और रहन सहन को दर्शाते हैं। यह स्थान सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि पुरातत्व के नजरिए से भी बेशकीमती है। सागरमाथा नेशनल पार्क भी नेपाल का एक अनमोल खजाना है।
यह सिर्फ माउंट एवरेस्ट का घर नहीं, बल्कि हिम तेंदुआ, रेड पांडा और कई विलुप्तप्राय प्रजातियों का सुरक्षित आश्रय है। यहाँ के लोग प्रकृति को देवता मानते हैं और उसके साथ तादात्म्य में जीते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। नेपाल से जुड़ी कोई दिलचस्प बात या अनुभव हो तो कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही अनसुने रहस्यों और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।